हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक द परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम का कुछ हमने देखा है। यहाँ पर देखिएगा कि नंबर सिस्टम का कुछ कैप्सूल है। मतलब अगर आप इसको पढ़ लेंगे इतना तो फिर हमारे ख्याल से फिर कोई क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। इसके पहले हमने एमसीक्यू के 2 क्लासेस दिया है, आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा, उस एमसीक्यू को करिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, हम नंबर सिस्टम को कैसे देखते हैं। आप लोग समझिए कि नंबर सिस्टम पूरे अर्थमेटिक का या कहें पूरे मैथ्स का सबसे लंबा टॉपिक्स है। इसमें से एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना होगा। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए नंबर सिस्टम की बात करें, यहाँ पर देखिए नंबर सिस्टम में पहले हमको 2 नंबर्स को जानना होता है। एक रियल नंबर होती है। देखिए हम अपने अर्थमेटिक में केवल रियल नंबर्स को ही पढ़ते हैं। रियल नंबर किसे कहते हैं? जिस संख्या को संख्या रेखा पर, ध्यान रखिएगा, संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके। जिन नंबर्स को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके वो सब की सब क्या कहलाती हैं? रियल नंबर होती है। अब कैसे हम जानेंगे कौन सी रियल नंबर होती है कौन सी नहीं? सारी की सारी नंबर रियल नंबर होती हैं। खास करके जो नेगेटिव में रूट होती हैं उन नंबर को अगर छोड़ दिया जाए सभी नंबर्स रियल नंबर होंगे। जैसे मान लीजिए जितनी भी नंबर्स आपको जानते हैं वो सब के सब रियल नंबर हैं, लेकिन हमने कहा कि नेगेटिव में अंडर रूट में अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो वो रियल नंबर नहीं रह जाएगी, वो इमेजिनरी रह जाएगी। देखिए आइए यहाँ पर अगर इमेजिनरी नंबर के लिए देखें तो जैसे मान लीजिए कोई नंबर इस तरह का है √-7, इस तरह की कोई नंबर है तो इस चीज़ को ऐसे भी हम लिख सकते हैं -7 इंटू, या लिख सकते हैं +7 इंटू -1, इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि √-1 जो होता है वो i के फॉर्म में होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं i इंटू √7। तो कहने का मतलब जो आई टर्म, इसको आयोटा कहते हैं, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आई टर्म जो आयोटा है ये शो कर रहा है कि ये नंबर इमेजिनरी है। ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या करते हैं वो रियल नंबर को ही पढ़ते हैं, इमेजिनरी नंबर तो कुछ होती ही नहीं है, तो इसलिए इमेजिनरी नंबर को हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, केवल और केवल हम लोग रियल नंबर्स को ही पढ़ते हैं, यूज में लाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है एक रियल नंबर और प्लस इमेजिनरी नंबर। रियल और इमेजिनरी नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है वही कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई नंबर इस फॉर्म में है, ये वाला जो पार्ट है ये रियल कहला रहा है और ये वाला जो पार्ट है इमेजिनरी कहलाता है। ये भी नंबर्स हम बहुत कम पढ़ते हैं। जैसे 12th के मैथ में जो है वहाँ पहले ट्रिग्नोमेट्री थी तो उस समय कॉम्प्लेक्स नंबर था, लेकिन अब सिलेबस में हट गया है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम हायर स्टडीज़ में पढ़ते हैं, यहाँ अर्थमेटिक में नहीं पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के इस अर्थमेटिक में हम केवल और केवल रियल नंबर को ही पढ़ेंगे। ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर शो कर पाएँ, जैसे नंबर लाइन को जैसे 0 हो गया, इधर सारे नेगेटिव वैल्यू होती हैं -1 -2 -3 इस तरह से, और इधर की सारी वैल्यू जो है इधर -3 -2 -1, और इधर की सारी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं। इस तरह से आगे चल कर के इनफाइनाइट तक रहती हैं, और इधर भी इनफाइनाइट तक रहती हैं, -इनफाइनाइट, और इधर भी क्या रहती हैं प्लस। अब आपका क्वेश्चन ये हो गया अंडर रूट वाली सारी वैल्यू रियल नंबर होती हैं। हमने कहा कि जितनी भी नंबर आप जानते हैं बशर्ते वो अंडर रूट के माइनस में ना हो तो सारी की सारी रियल नंबर होती हैं।
अंडर रूट वाली वैल्यू को भी हम रियल नंबर पर शो कर पाते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, रियल नंबर को ही हम केवल पढ़ते हैं अपने अर्थमेटिक या ये कहें पूरे मैथ में। इमेजिनरी नंबर को तो हम पढ़ते ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर हम हायर स्टडी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है रियल नंबर का ही एक पार्ट है रेशनल और इरेशनल नंबर। ध्यान रखिएगा, रेशनल और इरेशनल नंबर। तो यहाँ माफ़ करिएगा, इरेशनल पहले आ गया है और पहले हम रेशनल नंबर पढ़ लेते हैं, तो फिर उसके बाद इरेशनल नंबर को देखेंगे। थोड़ा सीक्वेंस उल्टा हो गया है। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? रेशनल नंबर जानने के लिए हमको 3 की बातों का ध्यान रखना होगा, तभी हम जान पाएंगे कौन सी नंबर रेशनल है। ऐसे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख पाएँ वो रेशनल नंबर होते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए रेशनल होने के लिए, परिमेय संख्या होने के लिए? जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। तीसरी बात जो है वो जो p और q आप देख रहे हैं, ये p और q जो है ये कोई इंटीजर वैल्यू है। ध्यान रखिएगा, इंटीजर क्या होती हैं अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि इंटीजर वैल्यू क्या होती हैं। सारी की सारी निगेटिव वैल्यू, अगर इंटीजर की चर्चा कर ले, इंटीजर यहाँ पर देख लेते हैं, इंटीजर है ये। इंटीजर क्या होता है? देखिए, इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक। इंटीजर में क्या करते हैं हम, आल नेगेटिव नंबर लेते हैं, सारी नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, सारी की सारी हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, सारी की सारी हम लोग नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, और सारी की सारी नेगेटिव वैल्यू, आल नेगेटिव नंबर और आल पॉजिटिव नंबर और इंक्लूडिंग ज़ीरो। ध्यान रखिएगा, इंक्लूडिंग ज़ीरो। यहाँ पर हम इस क्लास में कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जिसको आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, ये मेरा दावा है, लेकिन आप लोग मन से क्लास को ज़रूर पढ़िएगा। तो P और Q क्या है? P और Q इंटीजर हैं। P और Q के फॉर्म में लिख पाएंगे हम रेशनल नंबर को। Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाला ये टर्म जो है 0 नहीं होना चाहिए। P और Q कोई इंटीजर हो, इंटीजर में नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और 0 नहीं लेना है। ध्यान रखिए, 0 इंटीजर है लेकिन 0 लेना नहीं है। तो इसको हम कहेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के लिए तो ये है कंडीशन। अब मान लीजिए ऐसा हमको कहा जाए कि भाई बताइए अंडर रूट 3 क्या है, रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? देखिएगा, अंडर रूट 3 कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है। ध्यान रखिएगा, अंडर रूट 3 जो है, अंडर रूट 3 जैसे मान लीजिए अगर हम 2-3 नंबर यहाँ पर लिख रहे हैं, आप लोगों को सोचना होगा कि क्या है ये। देखिएगा, मान लीजिए अगर हम यहाँ कुछ लिख रहे हैं, 2-3 नंबर यहाँ लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा और 22/7 लिखा और पाई भी लिखा हमने। ध्यान रखिएगा, 22/7 और पाई, अंडर रूट 3 भी लिख लिया। ठीक, मान लिया अंडर रूट की सारी वैल्यू लिख लिया। तो यहाँ पर देखिएगा 1 को p/q के फॉर्म में यानी 1/1 लिख पा रहे हैं। q 0 नहीं है और p और q दोनों इंटीजर हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर और नीचे। अगर इसको p कहें और इसको कहें q, तो p और q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो q जो है 0 भी नहीं है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, 1 है, और p और q इंटीजर हैं। यहाँ पर भी देख रहे हैं, इसका मतलब इरेशनल नंबर हो गई। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, और यहाँ पर भी सेम कंडीशन। फिर 22/7 में भी वही सेम कंडीशन है जिसको आप देख रहे हैं, 22/7। अंडर रूट 3 भी एक रेशनल नंबर ही है, आप जानते ही हैं, क्योंकि ये भी इंटीजर वैल्यू होती है। और जब पाई की बात आती है तो पाई क्या होता है? पाई का जो मान होता है 3.14 ही केवल हम लिखते हैं शॉर्ट में, जबकि इसकी वैल्यू और होती है 3.14763, इस तरह से डॉट बहुत होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो डेसिमल नंबर आप देख रहे हैं 3.14146, इस तरह से पाई की जो वैल्यू देख रहे हैं, ये पाई कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है। ध्यान रखिएगा, पाई जब कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है, यहाँ पर तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। मान लीजिए इसको π/1 के फॉर्म में तो लिख पाएंगे p/q के, लेकिन पाई यहाँ कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो इसलिए पाई जो है हमारा रेशनल नंबर नहीं है। ध्यान रखिएगा, पाई कोई रेशनल नंबर नहीं है, बाकी सब हम। अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग।
होल नंबर की बात करें तो होल नंबर किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या। देखिए एक तो होता है नेचुरल नंबर और एक होल नंबर के लिए बात करते हैं। नेचुरल नंबर कौन सी होती हैं? नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं और ये जो है इनफाइनाइट तक जाती हैं। इनको नेचुरल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नंबर हमारे नेचर में ही एग्जिस्ट करती हैं। नेचर में कैसे? जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर को 1 से लेकर के, जैसे हम लोग बचपन में भी रहे थे तो हम लोगों को 1 से ही पढ़ाया जाता था, 0 के विषय में उतना नहीं बताया जाता। जैसे हमको कहा जाता था कि गिनती गिन लीजिए, टेबल गिन लीजिए, तो 1 से गिनती हम लोग काउंट ही करते थे। और हर पढ़ा लिखा गैर पढ़ा लिखा आदमी उसको 1 से लेकर के या इन गिनतियों का जानकारी होती है, लेकिन 0 का यूज़ ज़्यादा नहीं किया जाता है। तो इसलिए 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जो ये सब नंबर होती हैं इनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर में क्या 0 होता है? नहीं होता है। ये सब बातें ध्यान रखिएगा। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। लेकिन जैसे ही होल नंबर की बात आती है, होल मतलब पूर्ण। पूर्ण का मतलब ये होता है कि यहाँ पर 0 की कमी थी, 0 से जब इनफाइनाइट तक हम ले जाएंगे, जब 0 को इंक्लूड कर देंगे तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। लेकिन आप इंटीजर में देख रहे थे अभी कि सारी की सारी नेगेटिव वैल्यू, सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू और 0, ये सब के सब किसके में आ रहे हैं? किसके कैटेगरी में आ रहे हैं? इंटीजर की कैटेगरी में आ रहे हैं। लेकिन होल नंबर में ध्यान रखिएगा 0 से लेकर के इनफाइनाइट हम कहेंगे। नेचुरल नंबर में 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक कहेंगे। और रेशनल नंबर हमने देखा कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएँ, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। और थर्ड कंडीशन क्या है? पी और क्यू जो है कोई इंटीजर वैल्यू है। तो हम लोगों ने समझा कि पाई जो है एक रेशनल नंबर नहीं है, एक इरेशनल नंबर है। आगे देखते हैं इरेशनल नंबर। जैसा आपको बताया गया कि इरेशनल नंबर को जो है पी बाई क्यू के ही फॉर्म में हम नहीं लिख पाएंगे। पहली बात जो है नॉट रिटन इन द पी बाई क्यू फॉर्म, नॉट रिटन इन द पी बाई क्यू फॉर्म। दूसरी कंडीशन क्या है? यहाँ पर ये कहा जा रहा है क्यू 0 हो जाए। थर्ड कंडीशन क्या कहा जाए कि पी और क्यू जो है, पी और कोई इंटीजर वैल्यू ना हो। जैसे पाई को हमने देखा कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो पाई ध्यान रखिएगा एक अपरिमेय संख्या है। अब बात आती है कि रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। जो डेसिमल वो क्या रेशनल की कैटेगरी में आती हैं या इरेशनल की कैटेगरी में आती हैं, इनको हमको देखना है। मान लीजिए कोई नंबर हम कह रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेट मतलब वो ख़त्म ही नहीं हो रही है और ना और रिपीट कर रही है, ना ख़त्म और रिपीट होने वाली संख्या। जैसे हमने मान लीजिए 1/3 है और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.3333 ... ऐसे 3 रिपीट होता है। मतलब हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि 3 तो रिपीट हो रहा है, यानी रिपीटेड है नंबर, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो जब भी आपको कहीं पर दिख जाए कि कोई नंबर रिपीट कर रही है, मतलब 3 बार रिपीट कर रही है, इसमें इस नंबर में देख रहे हैं 3 बार रिपीट, कोई भी नंबर आपको दिख जाए इस तरह से कि उसके डिजिट्स बार रिपीट कर रहे हों और नंबर टर्मिनेट ही नहीं हो रही, ख़त्म ही नहीं हो रही है, ऐसी नंबर किस कैटेगरी में आएंगे? ध्यान रखिएगा, रेशनल की कैटेगरी में आएंगे। अब एग्जामिनर एक कदम आगे बढ़ करके यहाँ से क्वेश्चन बनाता है। अब रेशनल इरेशनल से थोड़ा वहाँ से कम क्वेश्चन बना करके यहाँ से क्वेश्चन बनाने का ट्रेंड बढ़ा है इस समय, तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिखा है इस 1/6 ही कर दिया जाए, मान लीजिए 1/6 कर दिया जाए। देखिए टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग? 6 के 6 और यहाँ 4 बचा, 6 4 36, 4 6 4 36 6 4, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट कर रहे हैं इसके वर्ड, तो ये भी रेशनल की कैटेगरी में आएगी। ये भी रेशनल नंबर हो गई और ये भी रेशनल ही नंबर हो गई। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। आगे दिया है कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेट ना ख़त्म और ना रिपीट होने वाली। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई नंबर इस तरह से है 0.3478912673 4 ... इस तरह से।
यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कोई भी नंबर लगातार रिपीट नहीं कर रही या किसी भी अल्टरनेट नंबर्स के बाद रिपीट नहीं हो रही है या किसी एक जोड़े के बाद नहीं रिपीट हो रही है। मतलब यहाँ रिपीटिशन नहीं हो रहा है, किसी भी नंबर का आप देख रहे हैं रिपीटिशन नहीं हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो लगातार नहीं हो रहा है, समझ लीजिए बात। तो 3 4 7 देखिए, अगर मान लीजिए 3 4 7 है यहाँ पर, तो 3 4 7 इस तरह से यहाँ नहीं मिल रहा है। मतलब ये कहने का मतलब है लगातार कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रही है, ना ही ख़त्म हो रही है। ऐसी नंबर्स को हम कैटेगरी में डालेंगे, इरेशनल की कैटेगरी में डाल देंगे। ध्यान रखिएगा, ऐसी नंबर किस कैटेगरी में आएंगी, इरेशनल कैटेगरी में आएंगी। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे इस तरह से बनाया जाए, जैसे कहा जाए, मान लीजिए कोई एक नंबर है, जैसे हम लोग ले लेते हैं पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू हम लोगों ने अभी देखा पिछले स्लाइड में कि 3.147264 मतलब पाई की वैल्यू अभी डिफाइन ही नहीं की गई है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, मैथमेटिशियन लोगों ने क्या किया कि 3.14 इसकी वैल्यू ही डिसाइड कर लिया और इसको 2 डिजिट तक ले लेते हैं हम लोग को जब भी कैलकुलेशन करते हैं, तो पाई की वैल्यू तो नहीं। बट पाई पर अभी रिसर्च चल ही रहा है, पाई की वैल्यू अभी डिफाइन नहीं बताई गई है कितनी वैल्यू इसकी वैल्यू, मतलब पाई की जो वैल्यू अभी लगातार बढ़ रही है आगे, मतलब इस पर रिसर्च हो रहा है। कहने का मतलब जो पाई की वैल्यू एक डेसिमल नंबर तो है, ये जो है रिपीट नहीं कर रही है, ना ही कोई इसके वर्ड डिजिट ख़त्म ही हो रहे हैं, ना तो ये रिपीट कर रही है। तो इसलिए पाई को हम लोग क्या कर देंगे, इरेशनल की कैटेगरी में डाल देंगे। आइए आगे चलते हैं हम लोग। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जहाँ कहीं पर ना भी आए समझ में तो उसको आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि सर यहाँ पर ये चीज़ें नहीं समझ में आई है, इसको हम क्लियर कर देंगे। अब आता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर एक एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनाता है, प्राइम नंबर हम लोगों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए प्राइम नंबर के लिए क्या एक बात है कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होती हैं, यानी इसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो डिविजिबल किससे हों, जो किससे विभाजित हों, डिविजिबल हों, इटसेल्फ खुद से कट जाएं, जो केवल खुद से कटें या फिर 1 से कटें। एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन है कि इन नंबर्स मतलब प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं के क्या हों, 2 फैक्टर हों। ध्यान रखिएगा, 2 फैक्टर हों, 2 फैक्टर हों, मतलब डिविजिबल इटसेल्फ या OR1, एक खुद से डिविजिबल हों, खुद से कटें या 1 से कट जाएं, जिनके 2 फैक्टर हों कम से कम। अब मान लीजिए कुछ नंबर हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिएगा कुछ नंबर हम लिख रहे हैं, आप लोगों को डिसाइड करना है कि कौन सी प्राइम नंबर है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हमने कहा 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमने कुछ नंबर्स लिया। देखिए अगर यहाँ पर 1 तो खुद से डिविजिबल है और 1 से भी, मतलब 1 से ही डिविजिबल है और खुद से भी है, तो 1 तो 1 ही है। लेकिन यहाँ पर जब फैक्टर की बात की गई है, 1 के केवल एक ही फैक्टर हो रहे हैं और 2 में भी देख रहे हैं, 2 जो है खुद से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, इसके भी 2 फैक्टर हैं, 2 और 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 में देखिए 3 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है। 4 में आप देख रहे हैं 4 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और किससे है, 1 से है। 5 में आप देख रहे हैं 5 किससे डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है। 6 की बात अगर हम करें तो 6 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है और किससे, 6 से भी डिविजिबल है। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब समझिएगा, हमने कहा जिसके 2 फैक्टर होंगे वही जो है प्राइम नंबर होंगे। और एक कंडीशन ये है कि खुद से डिविजिबल हो या तो 1 से डिविजिबल हो। 1 तो जो है खुद से डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, लेकिन 1 के केवल एक ही फैक्टर हैं, इसलिए 1 कोई प्राइम नंबर नहीं है। ध्यान रखिएगा इस बात को, यहीं से क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर।
यहाँ पर दूसरी नंबर दिया गया है 2, और 2 जो है इसके दो फैक्टर हैं 1 और 2, और जो है ये 2 खुद से डिविजिबल है और 1 से भी है, तो मतलब 2 एक प्राइम नंबर है, ध्यान रखिएगा। 3 भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन 4 की बात जब आती है तो 4 के 3 फैक्टर होने लगते हैं, क्योंकि 3 फैक्टर की बात तो की गई नहीं है, बात की गई है 2 फैक्टर की, 2 फैक्टर ही हों कम से कम, तो इसलिए ये भी कोई प्राइम नंबर नहीं है 4, ध्यान रखिएगा। 5 है, हाँ 5 है प्राइम नंबर। 6 क्या कोई प्राइम नंबर है? नहीं है। आगे 7 है, 8 नहीं होगी। 9 के भी केस में हम देख लेते हैं क्या 9 है कोई प्राइम नंबर। देखिए 9 के 1 हो रहा है, 3 हो रहा है, और क्या हो रहा है फैक्टर 9 हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जिन नंबर्स के केवल 2 फैक्टर हो रहे हों और जो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल, लेकिन 9 के केस में देख रहे हैं तो ये तो खुद से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल, मतलब इस तरह से इसका फैक्टर होना है। तो कहने का मतलब 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा, नोट करके अगर देखने वाली बात है, जो एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो यही पूछता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन से होगी। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, अगर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 है, 2 है, ना कि 1। ध्यान रखिएगा, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। यही क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज ये ना करिएगा कि अभाज्य संख्या मतलब कुछ लोग विषम संख्या सोच लेते हैं, ऐसा नहीं। अभाज्य संख्या जो है क्या होती हैं, जिनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। कौन सी नंबर कहेंगे हम? उनको हम प्राइम नंबर कहेंगे। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ लिखा गया है ये कि 1 से 50 के बीच में कितनी प्राइम नंबर है, और 50 से 100 के बीच में कितनी प्राइम नंबर हैं, और 1 से लेकर के 100 के बीच में कितनी प्राइम नंबर हैं, इनको हमको देखना है। तो आगे आइए देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है, क्या देख सकते हैं हम लोग। तो क्या हो सकता है देखिएगा, अगर बात करें 1 से 50 के बीच में, अगर 1 से 50 के बीच में देखेंगे तो प्राइम नंबर की जो संख्या है 15 है। अभी देखते हैं कैसे हम लोग है। और 50 से 100 के बीच में जो प्राइम नंबर है वो 10 है, और 1 से 100 के बीच में ये 15, 10, 25 हो जाएगा, तो 25 है। प्राइम नंबर की और एक खासियत ये ध्यान रखिएगा, किसी भी प्राइम नंबर को ध्यान रखिए, कभी कभी पहचानने के लिए क्वेश्चन में ये आ जाता है कि बताइए इसमें से कौन सी नंबर प्राइम नंबर है, कौन सी नहीं है। तो इसको जानने के लिए हमको कुछ कंडीशंस देखना होगा। किसी भी प्राइम नंबर को ध्यान रखिएगा, अगर कोई मान लीजिए पूछा जाए कि इसमें कौन सी प्राइम नंबर है कौन सी नहीं, अगर मान लीजिए ऐसा दिया जाए तो हम क्या करेंगे, उसमें 6 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? 6 से डिवाइड कर देंगे। पहले तो 6 से जब डिवाइड करेंगे तो अगर रिमाइंडर मतलब शेष फल या तो +1 आ जाए या फिर -1 आ जाए। ध्यान रखिएगा जो हम कह रहे हैं बात, अगर जो भी कोई प्राइम नंबर दिया जाए, मान लीजिए कहा जाए 4 ऑप्शन दिए जाए आपसे और पूछा जाए कि भाई उनमें से कौन सी प्राइम नंबर है बताइए, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर्स को हम 6 से डिवाइड कर देंगे। हम ये देखेंगे कि अगर +1 या -1 रिमाइंडर शेषफल इस तरह से बच रहा है, तब तो हम ये जान पाएंगे कि वो नंबर जो है प्राइम नंबर है। लेकिन इसका जो है 91 एक अपवाद भी है, ध्यान रखिएगा। 91 इसका एक अपवाद है, क्योंकि यहाँ पर अगर 6 से डिवाइड करते भी हैं आप, तो 6 से डिवाइड अगर आप करते हैं, 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, जैसे मान लीजिए 6 से डिवाइड करते हैं, 6 के 6, 3, 6 पंचे 30, ठीक है। लेकिन यहाँ पर +1 तो रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन जो है ये इसका एक अपवाद है, ध्यान रखिएगा। और किसी भी प्राइम नंबर को हम कुछ इस तरह से लिख पाते हैं, 6k +-1, जैसा भी हमने आपको बताया। 6k +-1 मतलब क्या है, अगर k की वैल्यू मान लीजिए 1 रख देते हैं,
के की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो जो के की वैल्यू अगर 1 रखा जाए तो इसमें 1 ऐड कर दिया जाएगा तो केवल 7 आएगी नंबर, और क्या आ सकती है 5। ये दोनों के दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। अगर मान लीजिए के की वैल्यू 2 रख दिया जाए, 2, तो 2 छंग 12 एक 13 हो सकती है, और 2 छंग 12 12 में से घटा दीजिए 11। देखिए इस तरह से इस फॉर्म में आ रही है ना कि नहीं। मतलब किसी भी प्राइम नंबर को 6 प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से हम करते हैं। जैसे मान लीजिए के की वैल्यू 3 रख दीजिए, यहाँ पर 3 पुट कर दीजिए, 3 छंग 18 एक 19 हो जाएगा, और 3 छंग 18 में से घटा देंगे 17। देखिए प्राइम नंबर मिल रही नहीं मिल रही। तो इस फॉर्म में हम लिख पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आगे हम यूज करते हुए नजर आएंगे कि भाई इसमें बताइए कौन सी प्राइम नंबर है कौन सी नहीं है। तो हमको तुरंत यही फार्मूला इस टाइप में लगाना होगा, ध्यान रखिएगा। पहले 6 से डिवाइड करेंगे, 6 कितनी बार जा रहा है, प्लस माइनस 1 रिमाइंडर, इस तरह से हम चेक करेंगे तो हम देख पाएंगे। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये ध्यान रखिएगा 1 से 50 के बीच में प्राइम नंबर्स की संख्या, चाहे आप काउंट कर लीजिएगा, 15 होती है। और 50 से 100 के बीच में प्राइम नंबर कितनी होती हैं, 10 होती हैं। अगर 1 से 100 के बीच में पूछा जाए तो कितनी होती है, 25। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई बताइए 1 से लेकर के 25 के बीच में कितनी प्राइम नंबर है, तो चाहे आप काउंट कर सकते हैं, ये 9 होती हैं। 9 होती हैं, 1 से 25 के बीच में 9 होती हैं, और 25 से 50 के बीच में होती हैं 6। कितनी होती हैं, 6। अगर 1 से 25 के बीच की बात करें, 1 से 25 के बीच में कितनी प्राइम नंबर होती हैं, ध्यान रखिए 1 से 25 के बीच में कितनी प्राइम नंबर हैं। 1 से 25 के बीच में 9 है, 25 से 50 के बीच में 6 है, 1 से 50 के बीच में वही हमने 9 से 15 जोड़ करके ले लिया है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा गया। 50 से 100 के बीच में ध्यान रखिएगा 10 है, चाहे आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन जब अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए भाई 50 से 100 के बीच में कितनी प्राइम नंबर है, और 4 ऑप्शन दे दिए जाए, तो उस समय आप लगेंगे काउंट करने, 1 2 इस तरह से लिखते जाएंगे, 51 52 इस तरह से लिखते जाएंगे, जो कि टाइम टेकिंग हुआ, आपको जानते रहेंगे, थोड़ा आसानी रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंपोजिट नंबर, जिनको हम भाज्य संख्या कहते हैं। कंपोजिट नंबर की सबसे बड़ी बात है कि कंपोजिट नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसके क्या हो, 3 फैक्टर हो। ध्यान रखिएगा कितने फैक्टर की बात हम कर रहे हैं, 3 फैक्टर। अच्छा, ये टर्म से आप लोग परिचित है कि नहीं, मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। मल्टीपल और फैक्टर ये जानना बहुत ज़रूरी है, अभी हम आगे देख लेते हैं। तो किसी भी संख्या के अगर 3 फैक्टर होंगे तभी हम उसको कह पाएंगे कंपोजिट नंबर। मान लीजिए हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, चलिए देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। इसमें से आपको ये बताना है कौन सा कंपोजिट नंबर है। तो 1 के क्या 3 फैक्टर हैं, नहीं 1 के तो 1 ही फैक्टर होते हैं, तो इसलिए ख़त्म हो गई। क्या 2 के 3 फैक्टर हैं, नहीं 2 के केवल 2 ही फैक्टर हैं, तो ये भी खत्म है। 3 के भी 2 फैक्टर हैं, लेकिन जैसे ही आप 4 पर आते हैं तो ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड, मतलब इसके 3 फैक्टर हो रहे हैं। तो कहने का मतलब अगर देखा जाए तो सबसे छोटी अगर पूछा जाए आपसे कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सी होती है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अगर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपसे पूछा जाए तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होती है, 4, ना कि 2। ध्यान रखिएगा ये होता है। अच्छा देखिए, अगर हम ये कहें कि 1 क्या है, 1 तो ना ही कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। आप लोगों ने देखा 1 ना ही कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि यहाँ थोड़ा सा स्टार पॉइंट लगा के लिख लेते हैं कि 1 ना ही कोई प्राइम नंबर है, 1 ना ही कोई प्राइम नंबर है, और ना ही कोई कंपोजिट नंबर है। ध्यान रखिएगा कोई कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अच्छा
ये ध्यान रखिएगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सी है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सी है 4, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सी है हमने वहाँ देखा था 2 है, 1 दोनों की कैटेगरी में है, ना ही कोई प्राइम नंबर है और ना ही कोई प्राइम नंबर है, ना ही कोई कंपोजिट नंबर है। ध्यान रखिएगा इस बात को। को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, को प्राइम पेयर या को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, ऐसी दो नंबर्स होती हैं जिनका HCF कितना हो 1 हो, मतलब जिनका HCF मतलब कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे मान लीजिए अगर हम 2 और 3 ले लें, 2 और 3 में क्या कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, तो इनका HCF भी 1 है, तो ये को प्राइम पेयर हो गई ये नंबर्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि 2 और 4 में हम देख पा रहे हैं कि 2 और 4 में 2 इसका LCM हो जाएगा, HCF हो जाएगा। 2 और 4 HCF होने के कारण मतलब इसका HCF 2 हो जाने के कारण ये कोई को प्राइम नंबर नहीं है। हमने आपको बताया डिफिनीशन में ही कि को प्राइम होने के लिए सबसे बड़ी कंडीशंस ये है, उनका जो HCF होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपसे 1 से 7 के बीच में, तो ऐसे पेयर्स हो सकते हैं, 1 और 8 भी हो सकता है। और क्या हो सकता है इस तरह से, मान लीजिए जैसे 3 कोई कहे 3 6 तो नहीं होगा, क्यों, ये नहीं हो पाएगा। 3 और 9 नहीं हो पाएगा क्योंकि इनका HCF 3 हो जाएगा, इसका भी HCF 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग परफेक्ट नंबर की तरफ। परफेक्ट नंबर क्या होती हैं इनको ध्यान रखिएगा। परफेक्ट नंबर उन नंबर्स को कहते हैं, जैसे मान लीजिए उनको हम फैक्टराइज कर लिए, जैसे मान लीजिए उसको हम फैक्टराइज कर ले, जैसे मान लीजिए 6 हम ले रहे हैं, 6 को हम क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज कर लेंगे। तो 6 के फैक्टर कौन से होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6। तो जो ये 6 आ रहा है इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। मतलब जो भी इसके फैक्टर हो रहे हैं उनको ऐड कर लेंगे, एक्सक्लूडिंग दैट नंबर। मतलब अगर हम 6 का फैक्टर नहीं, 6 का परफेक्ट नंबर हम चेक करना चाह रहे हैं, 6 परफेक्ट नंबर है कि नहीं, इसमें हम क्या करते रहे हैं, 6 को एक्सक्लूड कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, उसको हटा दे रहे हैं। तो जो बाकी यहाँ पर जो फैक्टर बच रहे हैं इनको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अगर ऐड करने के बाद अगर यही नंबर आ जाती है जिसका हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब हम कह पाएंगे कि यह एक परफेक्ट नंबर है, अदरवाइज नहीं है। जैसे मान लीजिए और कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं 8 कोई नंबर लेते हैं, इसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे और क्या हो सकते हैं 8। तो 8 को क्या करना है, हमको इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। बाकी जो फैक्टर बच रहे हैं इनको ऐड करना है। अगर ऐड करने पर 8 आ जाता तब ये परफेक्ट नंबर होती, अदरवाइज नहीं। तो 4 2 6 एक साथ ही हो रहा है, तो इसका मतलब कोई परफेक्ट नंबर नहीं है। तो 6 के बाद अगर हम देखें, 6 के बाद अगर हम देखें तो 28 ही आता है, बीच में कोई परफेक्ट नंबर हमको नहीं मिल पाती है। जैसे 28 के केस में देखते हैं तो क्या होगा, एक फैक्टर होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 12, फिर 14 आता है, 14 दूनी 28, 28 के बाद फिर हम 14 के बाद फिर 28 ही आता है। अब इसको तो हमको लेना नहीं है, इसको हमने हटा दिया। तो बाकी जो इसके फैक्टर बच रहे हैं इनको जोड़िए, 14 7 21, 21 और 4 25, 25 और 2 27, 27 1 28। देखिए यहाँ पर आ रहा है 28 आ रहा है, इसका मतलब ये जो है क्या है, यह जो है एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू बहुत पूछता है एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जाम में पूछता है। बाकी रेलवे का तो उतना फेवरेट टॉपिक नहीं है। बाकी रेलवे का जो हमने बताया इसके पहले वो सब सारे रेलवे के और एसएससी के टॉपिक्स हैं। लेकिन फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू जैसे टेट सीटेट इस तरह के एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा संभावना रहती है। तो देखिए फेस वैल्यू लेकिन जानना सबको ज़रूरी है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो प्लेस का मतलब होता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। प्लेस स्थानीय मान और जाति मान,
देखिए मान लीजिए बचपन में हम लोगों ने इस तरह से पढ़ा होगा, जैसे कोई नंबर दी जाती थी 4 6 7 2, इस तरह से कोई नंबर दी जाती थी, तो हम लोग जानते हैं कि इकाई पे पढ़ता है दहाई, फिर सैकड़ा, हज़ार, 10,000 इस तरह से पढ़ता है। हमसे पूछा जाता था कि दो का स्थानीय मान बताओ, तो 2 का स्थानीय मान हम लोग क्या लिखते थे, इकाई पे है तो 2 गुणे 1 लिख सकते थे, तो ये कितना होता था, 2 होता था। फिर हम लोग क्या करते थे, 7 का स्थानीय मान हम लोगों से पूछा जाता था, 7 गुणे 10 बराबर 70 हो जाएगा। फिर ऐसे ही 6 गुणे 100 कर लेते हैं तो कितना होता है, 600 हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या करते हैं हम लोग, 5 इंटू 1000 तो कितना हो जाएगा, 5000। फिर आगे पूछा जाता है हमसे कि 4 का स्थानीय मान बताओ, तो 10,000 हम ले लेते हैं, तो कितना होता है, 40,000 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये तो स्थानीय मान हो गए। और जातीय मान क्या होता है, जातीय मान जिस संख्या का पूछा जाता है वही संख्या जातीय मान होती है और कुछ नहीं। जातीय मान क्या होता है, जातीय मान या इसी को प्रत्यक्ष मान भी कहते हैं। जातीय मान या प्रत्यक्ष मान क्या होता है, वही संख्या होती है, वही संख्या होती है। देखिए इन सब पर हमने क्वेश्चन एमसीक्यू बनाए हुए हैं, आप लोग जा कर के प्रीवियस वीडियो जो हमारे हैं एमसीक्यू पार्ट 1, एमसीक्यू पार्ट 2, नंबर सिस्टम का एमसीक्यू पार्ट 1, एमसीक्यू पार्ट 2 जरूर आप लोग देखें। अगर मान लीजिए इस वीडियो को देख लेते, मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद उन दोनों को अवश्य करें। इससे होगा कि आपने यहाँ से तो समझ लिया और वहाँ से फिर क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें इस क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि 7 का, इस क्वेश्चन में मान लीजिए हम क्वेश्चन में ये कहा जाता 7 का स्थानीय मान बताइए, स्थानीय मान और जातीय मान, और जातीय मान का अंतर बताइए, स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए। तो 7 का स्थानीय मान आप देख रहे हैं 70 और जातीय मान 7, तो 70 में 7 घटा दीजिए तो कितना हो गया, 63 आंसर हो गया। कोई भी पूछ सकता है इस तरह से। ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं क्योंकि आगे वीडियो लंबा हो जाएगा काफ़ी, तो आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होती है। आगे हम देखते हैं हमारा कौन सा है, डिविजिबिलिटी रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो को, आपसे एक ही बात कहनी है, एक ही चर्चा हमारी रहती है और कुछ आपसे नहीं कह रहे हैं, बाकी मेहनत हम देखिए खुद कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें खुद से, शेयर करें और लाइक अवश्य करें। अगर कुछ कमी आपको दिख भी रही हो, क्योंकि हम तो बोल रहे हैं, हमको तो कमी एहसास होगा नहीं, जो सामने वाला देखेगा, जो आप लोग देखेंगे, जो भी फीडबैक देंगे उसी को हम फॉलो करेंगे। तो जो भी कमी आपको दिख रही है वीडियो में, ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ और सुधार होना चाहिए, तो कमेंट अवश्य करें। आपके कमेंट की हमको प्रतीक्षा रहेगी। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कमेंट आपको करना है अवश्य करें, ताकि उससे हमको फीडबैक मिलेगा। तो ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी के हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज इतना ही करते हैं, धन्यवाद।